चलें अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं दिसंबर 2001 में, जब इंडियन पार्लियामेंट पे हमला किया जाता है। कुछ मुसल्लह अफराद पार्लियामेंट की इमारत पर जाकर हमला करते हैं। चूँकि किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट इसकी हसास तरीन जगह होती है, हाई सिक्योरिटी जगह होती है, तो यहाँ पे हमला करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। और इसके बावजूद वो लोग हाईएस्ट ऑफ सिक्योरिटी चेक पोस्ट्स, वॉच पॉइंट्स को ब्रीच करते हुए इंडिया के दिल्ली के अंदर मौजूद इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जाके हमला कर लेते। इस हमले का इल्ज़ाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है और ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत ने यह हमला करवाया है। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो सतीश वर्मा जैसे जो इंडियन ऑफिसर्स हैं वो खुद इस बात का इंकशाफ करते हैं कि दरअसल ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इस वाक़े में एक कश्मीरी शख्सियत दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैयद अब्दुर्रहमान गिलानी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इसमें मुलव्विस हैं। लेकिन जब इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है और केस आगे चलता है तो कुछ सालों के बाद इन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है, ये कह कर कि इस वाक़े में बिल्कुल भी मुलव्विस नहीं थे। दूसरी जानिब अफजल गुरु को सज़ाए मौत दे दी जाती है और इंडियन जुडिशल रिकॉर्ड के मुताबिक ये इंतहाई शॉकिंग और डिस्टर्बिंग बात है कि अफजल गुरु, जिसकी डेथ को पूरी दुनिया ने कवर किया, इसको एक ऐसे वाक़े की सज़ा दी गई कि जिसके बारे में अदालत की प्रोसीडिंग का ये कहना है कि देयर इज़ नो हार्ड कोर एविडेंस, और उसको सज़ा दी गई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बेस पे। अब इसमें आपको कोई कानूनदान होने की ज़रूरत नहीं है ये बात बताने के लिए कि इस तरह के इंटरनेशनली मॉनिटर्ड एक्ट के अंदर, हसास माहौल के अंदर, क्या महज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। साल है 2008 का, जब समझौता एक्सप्रेस पर एक खौफनाक हमला किया जाता है। इस वाक़ये में तकरीबन 68 के करीब बेगुनाह मुसाफिरों को ज़िंदा जला दिया जाता है, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की होती है। हस्बे रवायत हमले के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया, सियासतदानों और ख़ुद भारतीय रियासत की तरफ से इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है। लेकिन बाद में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो एक कैरेक्टर सामने आता है जिसको दुनिया स्वामी असीमानंद के नाम से जानती है। इसका चेहरा बेनकाब होता है, जिसका ताल्लुक भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS से था। असीमानंद का एक सनसनीखेज़ एतराफ़ी बयान, यानी उसका जो कन्फेशन होता है, बाकायदा तौर पर एक मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 के तहत रिकॉर्ड किया जाता है। इस बयान में वो तहलका खेज़ इंकशाफ करता है कि समझौता एक्सप्रेस पर हमले में RSS बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व थी और वो ख़ुद इस हमले का मास्टरमाइंड था। सिर्फ यही नहीं, 2006 के मालेगांव ब्लास्ट के अंदर भी यही मास्टरमाइंड था, 2007 के मक्का मस्जिद धमाके के अंदर, और फिर 2007 ही में अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें भी यही मुलव्विस था। ये सारे इंकशाफात इसने खुद किए। इंटरनेशनली रिनाउंड इंडियन जर्नल द कैरावन के अंदर इसके एतराफ़ी बयान की सारी ट्रांसक्रिप्ट शाया हुई। Asimanand reportedly claimed in an interview to the magazine that RSS chief Mohan Bhagwat sanctioned the alleged terror conspiracies in Samjhauta Express, Mecca Masjid and Ajmer Sharif blast cases. Currently lodged in Ambala Central Jail for abetting several terrorist attacks, Asimanand leveled the explosive allegations against RSS chief Mohan Bhagwat, who was the organization's general secretary at the time. जब इन हमलों की तारें जुड़ना शुरू हुई तो महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS के चीफ हेमंत करकरे ने एक इंतहाई तहलका खेज़ इंकशाफ किया। इनकी तहकीकात के नतीजे में भारतीय फ़ौज का एक हाजिर सर्विस मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित गिरफ्तार हुआ। ये भारत की तारीख का पहला वाक़या था कि एक हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर दहशतगर्दी के नेटवर्क में बराह रास्त मुलव्विस पकड़ा गया, यानी इसको अरेस्ट कर लिया गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आज NIA कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों पर आतंकी साजिश और हत्या के आरोप तय किए हैं। कर्नल पुरोहित पर इल्जाम था कि इसने अभिनव भारत नामी हिंदुत्व दहशतगर्द तंजीम बनाई और मालेगांव समेत दीगर धमाकों के लिए आर्मी के जखीरे से RDX जो धमाका खेज मवाद होता है फराहम किया। इसी नेटवर्क में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी सामने आया, जिसकी मोटरसाइकिल इन धमाकों में इस्तेमाल की गई। ये तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनकी जो ATS डिपार्टमेंट था उसने बाकायदा तौर पे इसको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बाइक में बम रख
विस्फोट किया गया था। धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। और इससे पहले आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित और अन्य आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत के आरोप तय करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हेमंत करकरे पर उसके बाद बेपनाह दबाव डालना शुरू कर दिया गया इन्वेस्टिगेशन को बंद करने के लिए, क्योंकि इसमें बराह रास्त भारतीय फौज, आरएसएस और इनका नेटवर्क बेनकाब हो रहा था। याद रहे, आरएसएस जो इस वक्त इक़्तिदार में जो तंजीम है बीजेपी, उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। इस वक्त जो भी बीजेपी को कंट्रोल कर रहे हैं सब आरएसएस से कनेक्टेड हैं। और आरएसएस भारत के अंदर भारतीय कानून के मुताबिक ही 3 दफ़ा दहशतगर्दी करवाने के लिए बैन हो चुकी है। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। हेमंत करकरे रिकॉर्ड्स के मुताबिक, जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन उससे रिलेटेड हुई उसके मुताबिक ही वॉज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। इसको मुसलसल जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही थी। फिर आपने देखा कि जब मुंबई हमला हुआ तो इस अफरा तफरी के अंदर सबसे पहले जिस शख्स को मारा गया, इसका नाम हेमंत करकरे था। A tragic loss really of 2 senior and well-respected police officials. Hemant Karkare, unbelievable to think that he was there very much around and spearheading the Malegaon investigations and lost tonight to terrorist violence. Yes, Srinivasan, it's certainly a very big shock. It's a big tragedy for the IPS officials here. Hemant Karkare was known as being very fearless. He had been leading, as we said, the Malegaon investigations, and he had been under attack from a number of Hindutva parties, the BJP, the Shiv Sena. He was under attack from the RSS, but he was continuing with this investigation. और फिर उसके बाद अजमल कसाब का कैरेक्टर जो है उसको मंजर आम पर लाया गया। कहा गया कि ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है। और ये आप इसकी वीडियो सुन लें कि इस वीडियो में बाकायदा तौर पे ख़ुद कह रहा है कि भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। कौन सा पाकिस्तानी, कौन सा मुसलमान जो है वो हिंदू गॉड को याद करेगा कि जब उसको इस तरह की सिचुएशन में वो जैसे ही इधर जो इंडिया में जो गरीब लोग रहते हैं, मुझे नहीं माफ करेगा। इस तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सबसे बेहतरीन पोस्टमार्टम एक वेस्टर्न रिसर्चर एलियस डेविडसन ने किया, जिन्होंने मशहूर किताब लिखी द बिट्रेयल ऑफ इंडिया रीविजिटिंग 26/11 एविडेंस। एलियस डेविडसन अपनी किताब में लिखता है, जिसका एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कोट अनकोट, द ऑफिशियल नैरेटिव ऑफ 26/11 इज़ अ कंप्लीट फैब्रिकेशन, यानी 26/11 का सरकारी बयानिया मुकम्मल तौर पर एक मन घड़त कहानी है। इसका कहना है कि इंडियन पुलिस और अदालतों ने हमलावरों की शिनाख्त और कौमियत का कोई भी ठोस और आज़ादाना सबूत यानी इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं दिया। गवाहों को नज़रअंदाज करना, मुसन्निफ ने अपनी किताब में एग्जैक्टली लिखा है कि इंडियन कोर्ट्स इग्नोर्ड द टेस्टिमनीज ऑफ डजन्स ऑफ इंपॉर्टेंट विटनेसेस बिकॉज दे शेड अ रेडिकली डिफरेंट लाइट ऑन द इवेंट्स। भारतीय अदालतों ने दर्जनों अहम चश्मदीद गवाहों के बयानात को सिरे से नज़रअंदाज कर दिए, क्योंकि वो सरकारी बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत बयान कर रहे थे। रियासती इदारों का गठजोड़ यानी एक कवर अप जो है, उसको भी डेविड एलियस ने अपनी किताब में इस तरीके से लिखा है कि देयर वाज अ टैसिट कंसेंसस बाय लीडिंग न्यूज़ मीडिया, the political class, the police and the judicial system to cover up the true facts and thereby shield the real criminals. यानी भारतीय मीडिया, सियासतदानों, पुलिस और अदालती निज़ाम के दरमियान असल हक़ाइक़ को छुपाने और असल मुजरिमों को बचाने के लिए एक खामोश गठजोड़ और इत्तफ़ाक़ राय मौजूद थी। मकसद क्या था? किताब के मुताबिक इस खौफनाक इनसाइड जॉब और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 2 बड़े मकासद थे। सबसे पहले हेमंत करकरे को रास्ते से हटाना, ताकि हिंदुत्व, दहशतगर्दी के अज़ाइम, इनका नेक्सस और कर्नल पुरोहित और साधु प्रज्ञा जैसे और इनके जो हैंडलर्स थे उनको बचाना। और दूसरा, भारत के अंदर इंतहाई सख्त काले कवानीन, ड्रैकोनियन लॉस नाफिज करना और आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करना। ये तमाम हक़ाइक़ चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि भारत की रियासती मशीनरी अपने ही शहरियों का खून बहाकर इसे सियासी और सफारती मकासद के लिए इस्तेमाल करती है, और इसकी एक तवील और स्याह तारीख़ मौजूद है।